कुछ दिन पहले जो है क्लास 10th हिस्ट्री लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया था। आज जो है इस लेसन का हम रिवीजन करेंगे। आप वीडियो ध्यान से देखेंगे ताकि समझ में आया कि कितना टॉपिक है जो आपको याद है और कितना आप भूल चुके हैं। इसमें विशेषता ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसा कि इस लेसन का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि बताइए जर्मनी और इटली किस महादेश में है। तो आप कहेंगे यूरोप महादेश में। किस महादेश में है? यूरोप महादेश में। यूरोप एक छोटा सा महादेश है। ठीक है, और इसी में पड़ता है फ्रांस, इटली और जर्मनी। अब यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद जो लेसन है, इसमें सबसे पहले हम पढ़े थे फ्रांस की क्रांति के बारे में, जो कि हुआ था 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति जिसमें लुई 16वें के शासन का अंत हुआ था। लुई 16वां जो कि बुर्बो राजवंश का राजा था, उसके शासन का अंत करके नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में कमान आता है। परंतु सन 1814 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का भी अंत हो जाता है। सन 1814 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या होता है दोस्तों? अंत हो जाता है, इनका पतन कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है पुनः बुर्बो राजवंश के हाथ में सत्ता कायम हो जाती है। इसके अलावा जो है आप पढ़े हुए हैं कि जब नेपोलियन बोनापार्ट का अंत होता है तो सम्मेलन होता है जिसका नाम है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन जो कि 1815 में होता है, और इसका मेजबानी कौन करता है? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन ये उठता है कि बताइए ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम क्या था? मेटरनिक। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। मेटरनिक का चांसलर का अर्थ क्या होता है? प्रधानमंत्री। वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिक ने। इस तरीके से 3-4 रिपीट कर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे एकदम बढ़िया से कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिक ने की। मेटरनिक कहाँ का शासक था? ऑस्ट्रिया का शासक था। और वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? वियना में ही हुआ था। इसके अलावा हम पढ़े थे इटली के बारे में। तो इटली के एकीकरण के 3 मसीहा थे। कौन कौन थे? तो मेदिनी थे, गरिबाल्डी थे और कानकौर थे। मेदिनी आपको याद है, साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति थे। ये कार्बोनरी नामक गुप्त दल के सदस्य थे। ये बहुत VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। ये बताइए मेदिनी किस गुप्त दल के सदस्य थे? तो कार्बोनरी नामक गुप्त दल के सदस्य थे। इसके अलावा मेदिनी ने सन 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन भी किया था, परंतु इन्हें निर्वासित कर दिया गया था। याद रखेंगे आप। इसके अलावा गरिबाल्डी के बारे में पूछा था कि बताइए गरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। और इन्होंने सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की थी। बाद में इन्हें ऑफर दिया गया कि आप यहाँ के सम्राट बन जाइए, लेकिन एक छोटे से क्षेत्र का, लेकिन इन्होंने किसान बन करके या नाविक बन करके अपना जीवन व्यतीत करना ज़्यादा बेहतर समझा। इसके अलावा काउंट कौर ये महान कूटनीतिज्ञ थे। इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए काउंट कौर को प्रधानमंत्री के पद पर किसने नियुक्त किया था? तो विक्टर इमैनुअल ने। किसने? विक्टर इमैनुअल ने। दूसरा, काउंट कौर क्या थे? तो महान कूटनीतिज्ञ थे। इन्होंने अपने बुद्धि और विवेक के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि बताइए किस व्यक्ति ने अपने बुद्धि और विवेक के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया था? तो किसने बनाया था दोस्तों? काउंट कौर ने बनाया था। ठीक है, इसके अलावा जो है इटली का अंततः एकीकरण भी हो जाता है। हालांकि एकीकरण के समय काउंट कौर जीत नहीं होते हैं। विक्टर इमैनुअल के अध्यक्षता में इटली का एकीकरण कर दिया जाता है सन 1871 ईस्वी में। इसके अलावा हम पढ़े थे जर्मनी के बारे में। जर्मनी के एकीकरण की बहुत सारी बाधाएं थी। जैसे जर्मनी 346 गणराज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी में कुशल नेतृत्व का अभाव था। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। वहाँ पोप का जो है आधिपत्य चलता था, जिस कारण से जर्मनी का एकीकरण हो नहीं पा रहा था। लेकिन आगे चल करके विलियम प्रथम द्वारा बिस्मार्क को प्रधानमंत्री यानी चांसलर नियुक्त करता है। कहाँ का चांसलर नियुक्त करता है? तो क्या था? तो प्रसा का। कहाँ का? प्रसा का। प्रसा जो है जर्मनी का एक शक्तिशाली राज्य था। बिस्मार्क ने सबसे पहले क्या किया? तो डेनमार्क पे हमला किया ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के। आपको याद होगा, सेल्सविक और हॉस्टिक क्षेत्र को लेकर के। इसके अलावा जो है सेडोवा का युद्ध करता है ऑस्ट्रिया के साथ, जिसमें ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है। कब? तो सन 1866 ईस्वी में। इसके अलावा जो है सेडोन का युद्ध करता है 1870 में, जिसमें जो है प्रसा द्वारा फ्रांस को पराजित कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि सेडोवा का युद्ध में ही एक महाशक्ति फ्रांस के पतन पे दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ था। ये क्वेश्चन भी आई है कि बताइए किस युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरे महाशक्ति का उदय हुआ था? तो सेडोन के युद्ध में। कब हुआ था? 1870 में। किसके बीच हुआ था? तो जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था। जर्मनी का शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रसा। प्रसा के चांसलर का नाम क्या था? बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों? रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। यहाँ से उम्मीद है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा जर्मनी और इटली दोनों का एकीकरण कब हुआ था? 1831 में। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में खांसी हो जाता था? ये कहा था मेटरनिक ने। ये VVI क्वेश्चन है। इसके अलावा आपसे यह भी पूछेगा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना कौन था? तो यूनान था। यूरोपीय सभ्यता का पालना कौन था दोस्तों? यूनान था। यूनान किसका अधीन था? तो तुर्की का अधीन था। तुर्की कौन था? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। तुर्की को क्या कहता था दोस्तों? यूरोप का
मरीज कहा जाता था। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जाएगा कि बताइए मेटरनी का पतन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। फिर से पूछ रहा है वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जो भी सुधार किए गए थे, पुनः उस सुधार का अंत कर देना और पुरातन व्यवस्था की शुरुआत कर देना। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, लघुत्तरीय में भी, दीर्घोत्तरीय में भी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। और भी किसी लेसन का आपको चाहिए